इंडिया, सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन, इजराइल, यूरोपीय यूनियन को मिलाकर एक नया कॉरिडोर बनाने के लिए 9 सितंबर 2023 में G20 समिट में एक प्रपोजल पास हुआ। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। India, US, Saudi Arabia and the European Union announced a multinational rail and ports deal on the sidelines of G20 summit. Finalized historic agreement. दुनिया के ज्यादातर देश मानते हैं कि ये एक नया कॉरिडोर है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी शुरुआत 2020 में ही हुई थी, जब दुबई एक्सपो के दौरान इजराइल और यूएई को जोड़ने वाला ये 1200 किलोमीटर लंबा रेलवे लाइन बिछाने के बारे में बात हुई थी, जो इजराइल और जॉर्डन से होकर गुजरेगा। इसके अलावा 14 जुलाई 2022 को I2U2 समिट में इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएस शामिल थे। इसमें एक फूड सिक्योरिटी कॉरिडोर बनाने के बारे में बात हुई थी। तो ये जो पूरी प्लानिंग है, ये लंबे समय से चली आ रही है, मतलब 2020 से। तो 3 साल बाद लगातार इसमें बात हो रही है, लगातार कुछ ना कुछ प्रोग्रेस कर रहे थे। तो G20 एक ऐसा समिट था जिसमें कि एक पूरा खाका बनकर तैयार हुआ कि इसमें यूरोप भी शामिल होगा, क्योंकि यूरोप पर लगातार फूड सिक्योरिटी के साथ साथ एनर्जी सिक्योरिटी का भी खतरा है। खासकर जब यूक्रेन और रूस का युद्ध चालू हुआ, तो इसके बाद वहां पर एनर्जी की क्राइसिस और भी ज्यादा बढ़ गई। इसका कारण ये है कि रूस से जो आने वाला उनका गैस था या फिर जो ऑयल था, वो बहुत ज़्यादा कम हुआ है, और जिसके लिए वो अब सीधे सीधे मिडिल ईस्ट पे डिपेंड होने वाले हैं। और इसके लिए वो मिडिल ईस्ट से इस कॉरिडोर के जरिए चाहते हैं कि एक नेटवर्क बिछाया जाए, जिससे कि वो नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल को यहाँ से ले सके और रसिया पर डिपेंडेंट अपनी कम कर सके। अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें, तो आज का जो सिचुएशन है, जिस तरीके से आज ट्रेड होता है, उसमें स्विच कैनाल का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो जो चीज़ इजराइल या फिर यूरोप से आती है भारत, या फिर भारत से जाती है वहाँ पर, उसमें 4 से 6 हफ्ते लग जाते हैं। और किसी कंटेनर को, किसी शिप्स को जितना ज़्यादा समय लगता है ट्रैवल में, उतना ज़्यादा पैसे लगेंगे और वो चीज़ उतना ही आपको महंगी मिलेगी। तो इस कॉरिडोर से ये तो फायदा होगा कि चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। इसके अलावा इस कॉरिडोर से जो लॉजिस्टिक सर्विसेज हैं, वो और ज़्यादा फास्ट हो जाएंगे। जैसे कि वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 के हिसाब से 139 देशों की रैंकिंग में भारत जो है 38वें नंबर पर था, जो पिछले बार की रैंकिंग के हिसाब से 8 स्थान ऊपर आया है। G20 में यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला ने कहा कि इस कॉरिडोर के बनने के बाद से भारत यूरोप के बीच जो व्यापार टाइम होगा, वो 40% फास्ट हो जाएगा। पूरे एशियन कंट्री के लिए भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा इस कॉरिडोर के जरिए, क्योंकि बांग्लादेश, इंडोनेशिया, जापान जैसे देश सीधे भारत के जरिए यूरोप तक अपनी मार्केट को पहुंचा सकेंगे, अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकेंगे, यूरोप तक अपनी पहुंच बना सकते हैं वो। इसके अलावा चाइना जिस तरीके से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए दुनिया भर के देशों को कर्ज दे रहा है, वो कहीं ना कहीं उन देशों के लिए एक कंसर्न वाला पॉइंट है, एक चिंता वाला विषय है, जो चाइना के बढ़ते प्रभाव को कम करना चाहते हैं। जैसे कि चाइना ने $240 बिलियन लोन दिया है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए, और इसमें अर्जेंटीना, पाकिस्तान सबसे ऊपर है। और आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जुड़ना नहीं चाहते हैं, या फिर वहाँ पर इसका विरोध हो रहा है। इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण है कि चीन से जुड़ना मतलब होता है अमेरिका और उसके सहयोगी देशों से कटना। जो देश बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जुड़ते हैं, वहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसके पीछे एक सिंपल सा कारण है, क्योंकि जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में हम अर्जेंटीना या फिर पाकिस्तान को ले लें, तो ये वो देश हैं जहाँ पर महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ी है, इंटरेस्ट रेट बहुत तेज़ी से बढ़ा है और बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ी है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ 2 देश ऐसे हैं। चाइना कहता है कि दुनिया भर के 150 ऐसे देश हैं जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को साइन कर चुके हैं, जिसमें से 22 देश ऐसे हैं जो लोन ले चुके हैं। और श्रीलंका क्या हाल है, जिबूटी का क्या हाल है, ये हम सभी जानते हैं। इसके अलावा यह कॉरिडोर मिडिल ईस्ट को भी जोड़ता है, जो जियोपॉलिटिक्स लेवल पे अगर देखें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी चाइना, इंडिया, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि मिडिल ईस्ट पर एनर्जी जरूरतों के लिए निर्भर करते हैं। तो अमेरिका नहीं चाहता है कि मिडिल ईस्ट उसके हाथों से निकल जाए, क्योंकि अभी 1 महीने भी नहीं हुआ है कि ब्रिक्स समिट में यूएई और सऊदी अरब शामिल हुए हैं ब्रिक्स के एक्सपेंशन के दौरान। तो अमेरिका ने एक अपना नया प्लान लाया, जिसके तहत वो चाहता है कि पूरा मिडिल ईस्ट उसके साथ जुड़ा रहे, यूरोप के साथ जुड़ा रहे और इंडिया इन सब के साथ जुड़ा रहे, जिससे कि चाइना को काउंटर किया जा सके मिडिल ईस्ट में। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर से जो देश जुड़े हैं मिडिल ईस्ट से, वो उनके भारत के साथ काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं। जैसे सऊदी अरब को ले लें, यूएई को ले लें। खासकर यूएई को अगर देखें हम, तो वो भारत का बहुत अच्छा पार्टनर बन चुका है। खासकर हाल फिलहाल के दिनों में उसने भारत के साथ कई बिजनेस एग्रीमेंट भी साइन किए हुए हैं।
क्योंकि मिडिल ईस्ट की अगर देखें तो उनकी जो ज़रूरतें हैं वो हैं एनर्जी की ज़रूरतें, उनकी ज़रूरतें हैं टेक्नोलॉजी की ज़रूरतें, क्योंकि आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट भी ऑयल पर अपनी डिपेंडेंस कम करना चाहता है। वो एक ऐसा देश बनना चाहता है जिसकी इकॉनमी बहुत तेज़ी से फास्ट ग्रो करे और वहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से आए और वहाँ पर सब लोग बिजनेस करने के लिए आए। तो इसके लिए वो चाइना की मदद चाहता है। तो अमेरिका, इंडिया और यूरोप या फिर इजराइल की बात करें, ये वो देश हैं जो कि मिडिल ईस्ट को टेक्नोलॉजी और बिजनेस या फिर इन्वेस्टमेंट सब कुछ प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये एक और कारण है जो कि मिडिल ईस्ट के कुछ देश इस योजना से जुड़े हुए हैं।